जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त दोस्त बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निम्न में से किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है ए राहुल सचदेवा, बी सुरेंद्र कुमार यादव, सी प्रमोद कुमार यादव और डी संजय कुमार यादव। तो दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरेंद्र कुमार यादव, जो कि पूर्व एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है। अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 आरोपियों को बरी करने वाले सीबीआई की विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव को उप लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ से दोस्तों याद रखें, क्योंकि यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए कि अयोध्या बाबरी विध्वंस मामले के यही जस्टिस थे और यह सीबीआई की विशेष अदालत के जज थे। साल 2019 अगस्त में जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर हो रहे थे, लेकिन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें 11 महीने का अतिरिक्त समय और दिया गया था। तो दोस्तों इनके रिटायरमेंट का टाइम भी याद रखें, अगस्त 2019 में होना था और इन्हें 11 महीने की मोहलत और ज़्यादा दी गई थी। दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी को मंजूरी देने वाला 60वां देश निम्न में से कौन बन गया है? आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी चीन, सी बांग्लादेश और डी भारत। तो दोस्तों याद रखें, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक बी को मंजूरी देने वाला 60वां देश भारत, हमारा देश भारत बन गया है। दोस्तों कोरोना वायरस के खिलाफ 3 मिलियन या 40% की कुल आबादी वाले देशों में इस टीके की मंजूरी मिल गई है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने देश में कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी स्पुतनिक बी वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों यह जरूर याद रखें कि मंजूरी किसने दी है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। और कितने, अगर जनसंख्या क्या रखी गई है, तो 3 बिलियन या 40% की कुल आबादी वाले देशों में इस टीके को मंजूरी दी गई है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नौरा अल मातरोशी, बी खावला अल रोमाथी, सी मेहरुन्नेसा बेगम और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखें, यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में निम्न में से नौरा अल मातरोशी को नामित किया गया है। दोस्तों नौरा अल मातरोशी, याद रखें अच्छे से नाम याद, कि यह यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। दोस्तों 4000 अन्य आवेदकों में से, तो टोटल आवेदक कितने थे अंतरिक्ष यात्री के लिए? 4000। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नौरा अल मातरोशी को चुना गया है। उन्हें भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण मिशनों के लिए नासा के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा। तो दोस्तों उनके प्रशिक्षण केंद्र का भी नाम याद रखें, नासा के साथ उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शन है ए महेंद्र सिंह धोनी, बी मयंक अग्रवाल, सी क्रिस गेल और डी विराट कोहली। तो दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल इतिहास में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल बन गए हैं। यूनिवर्सल बॉस इनका उपनाम है। दोस्तों यह पहले स्थान पर 350 छक्के लगाने के साथ, दूसरे स्थान पर 237 छक्कों के साथ एबी डिविलियर्स हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर 216 छक्कों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के और भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, और इसके बाद रोहित शर्मा 214 और विराट कोहली 201 छक्कों के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर हैं। दोस्तों आपको बता दें, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी हैं, जो कि फिलहाल में पंजाब किंग्स से खेल रहे हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने नागालैंड में नगा समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 1 वर्ष, सी 3 वर्ष और डी
5 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार ने नागालैंड में नगा समूहों के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों संघर्ष विराम समझौते की विस्तारित अवधि 28 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2022 तक लागू होगी। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खांगो के साथ संघर्ष विराम का समझौता 18 अप्रैल से अगले वर्ष 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। दोस्तों याद रखें, यही नगा जनजाति है जिसकी वजह से नागालैंड का नाम नागालैंड पड़ा है और यह नागा हिल्स पर विशेष रूप से निवास करते हैं। और इनकी जो शर्तें रहती हैं वो यह कि इनके रहन सहन और खान पीन में किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं हो और इनकी वजह से ही अन्य किसी राज्य के लोगों को नागालैंड में जाने के लिए सबसे पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन आप नागालैंड में नहीं जा सकते। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के किस बॉलर को मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आपके ऑप्शन है ए जसप्रीत बुमराह, बी कुलदीप यादव, सी भुवनेश्वर कुमार और डी हार्दिक पांड्या। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय क्रिकेट टीम के भुवनेश्वर कुमार को मार्च के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। दोस्तों लगातार तीसरे महीने किसी भारतीय क्रिकेटर ने यह अवार्ड जीता। पहली बार जनवरी में ऋषभ पंत और फरवरी में रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था और मार्च में प्लेयर ऑफ द मंथ भुवनेश्वर कुमार को चुना गया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5G सिग्नल बेस खोला है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन और डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आप यह नहीं सोचना आज डिटेल्स इतनी कम क्यों हैं, क्योंकि आज कंटेंट जाना है। आपको पहले बता दे रहा हूं, कुल 15 क्वेश्चन और कुल 19 करंट अफेयर्स आपको आज मैं बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक 1 सेकंड भी नहीं छोड़ना, पूरी देखना। और आपको बता दें कि चीन ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5G सिग्नल बेस खोला है। दोस्तों चीन ने तिब्बत बॉर्डर के पास हाल ही में समुद्र तल से 5374 मीटर की ऊंचाई पर विश्व के सबसे ऊंचे रडार स्थल पर 5G सिग्नल बेस खोला है। साथ ही गनवाला रडार स्टेशन पर चीन ने इंटरनेट सर्विस शुरू की है। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर बना मैनुअली काम करने वाला रडार स्टेशन है। तो दोस्तों याद रखें, जो गनवाला रडार स्टेशन है यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर बना मैनुअली काम करने वाला रडार स्टेशन है। चीन के बारे में बेसिक सी जानकारी आपको बता दूं दोस्तों, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेनमिनबी या फिर युआन, दो में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। और चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रायसीना संवाद के कौन से संस्करण की शुरुआत करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ए दूसरे संस्करण, बी तीसरे संस्करण, सी चौथे संस्करण और डी छठे संस्करण। तो दोस्तों याद रखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रायसीना संवाद के छठे संस्करण की शुरुआत करने की घोषणा की है। वे इस रायसीना वार्ता के छठे संस्करण का उद्घाटन ऑनलाइन करेंगे, जो कि ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। और इस संवाद में कुल 50 सत्र होंगे। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए कि रायसीना संवाद में कुल कितने सत्र होंगे तो 50 सत्र होंगे और इसमें 50 देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 150 स्पीकर हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों कुल 150 स्पीकर हिस्सा लेंगे जो 50 देशों से और बाकी बहुपक्षीय संगठनों से होंगे। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल को पूरे भारत में किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? दोस्तों आप याद रखें और साथ ही उस महान व्यक्ति की जयंती को 14 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय अवकाश घोषित भी किया गया है। आपके ऑप्शन है ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर अब्दुल कलाम, सी विक्रम साराभाई और डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों याद रखें, 14 अप्रैल को पूरे भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। दोस्तों 14 अप्रैल को पूरे भारत में महान्यायवादी और महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। उन्होंने भारत का संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया था। तथा आप याद रखें दोस्तों कि अगर इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है तो पूछा जाए भारतीय संविधान का जनक कौन है, तो वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी मालदीव, सी सिंगापुर और डी कनाडा। तो दोस्तों आपको बता दें, सिंगापुर देश में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। हाल ही में
RCEP चीन की अगुवाई में सिंगापुर में विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू हुआ है। इसके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार समझौतों की अभिपुष्टि करने वाला सिंगापुर पहला देश बन गया है। लेकिन दोस्तों याद रखें, अगर पूछा जाए कि क्या भारत ने इस समझौते को स्वीकार किया है, तो नहीं दोस्तों, भारत ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया है। और इसके साथ अच्छे से याद रखें दोस्तों कि इसके साथ ही बहुपक्षीय व्यापार समझौते की अभिपुष्टि करने वाला सिंगापुर पहला देश बन गया। तो विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने बहुपक्षीय व्यापार समझौते की अभिपुष्टि की हो? तो आप याद रखें, सिंगापुर। अब नजर डालेंगे दोस्तों सिंगापुर की तरफ, तो सिंगापुर की राजधानी खुद सिंगापुर नगर है। सिंगापुर के वर्तमान राष्ट्रपति हलीमा याकूब तथा प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग है। और दोस्तों आपको बता दें कि सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुरी डॉलर है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस नामक स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम में चंद्रमा पर आधारित पर एक अश्वेत व्यक्ति को उतारने का फैसला लिया है? आपके ऑप्शंस है ए DRDO, बी इसरो, सी ईसा और डी नासा। तो दोस्तों याद रखें कि नासा जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने आर्टेमिस नामक स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम में चंद्रमा पर एक अश्वेत व्यक्ति को उतारने का फैसला किया है। दोस्तों अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में ऐतिहासिक पहल करते हुए आर्टेमिस नामक स्पेस फ्लाइट कार्यक्रम में चंद्रमा पर एक अश्वेत व्यक्ति को उतारने का फैसला लिया है। नासा का वर्ष 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली महिला और अगले आदमी को उतारना है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे लक्ष्य का समय पूछ लिया जाए कि नासा का कब तक का लक्ष्य दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने का, तो वह है नासा का 2024 तक का। और वहां पर यह पहली महिला तथा अगले आदमी, मतलब आदमी को पहले भेज चुके हैं लेकिन अभी तक महिला कोई नहीं पहुंची, तो पहली महिला को उतारने का इनका प्लान है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से यासुको तमाकी को किस वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज ऑफिस मैनेजर का सर्टिफिकेट दिया गया है? आपके ऑप्शंस है ए 85 वर्ष, बी 95 वर्ष, सी 80 वर्ष और डी 90 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से यासुको तमाकी को 90 वर्ष की उम्र में सबसे उम्रदराज ऑफिस मैनेजर का सर्टिफिकेट दिया गया है। ट्रेडिंग कंपनी सनको इंडस्ट्रीज में 1956 से काम कर रही जापान की 90 वर्षीय यासुको तमाकी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से सबसे उम्रदराज ऑफिस मैनेजर का सर्टिफिकेट दिया गया है। उन्होंने सनको इंडस्ट्री की स्थापना के 8 साल बाद इस कंपनी को ज्वाइन किया था। दोस्तों आपको बता दें, सनको इंडस्ट्रीज की स्थापना 1948 में हुई थी और इन्होंने 1956 में सनको इंडस्ट्रीज को ज्वाइन कर लिया था और इन्होंने अभी रिजाइन नहीं किया है। यह 90 वर्ष की उम्र में भी अपनी नौकरी कंटिन्यू कर रही हैं और यह अभी भी ऑफिस में मैनेजर ही हैं। इनका नाम है यासुको तमाकी और यह कहाँ की हैं? तो जापान की। आप तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखें, यह आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और आपसे कहीं से भी घुमाकर पूछा जा सकता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है ए अरविंद नागले, बी उपेंद्र द्विवेदी, सी विशाल वर्मा और डी कृष्णा राज। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी जी को चुना गया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी को दिसंबर 1984 में जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में भर्ती किया गया था। तो दोस्तों याद रखें, इनकी बटालियन अगर पूछ ली जाए तो जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन में किसको? द्विवेदी जी को, जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी अब वर्तमान में सेना के उप प्रमुख चुने गए हैं, इन्हें चुना गया था। और कब चुना गया था? 1984 में। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न है, एशिया मनी बेस्ट बैंक्स अवार्ड द्वारा किस बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस है ए DBS बैंक, बी SBI बैंक, सी यस बैंक और डी UBI बैंक। तो दोस्तों आपको बता दें, एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड्स द्वारा DBS बैंक को इंडिया बेस्ट इंटरनेशनल बैंक 2021 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड का उद्देश्य उन बैंकों की पहचान करना है जिनको पिछले 12 महीनों में कई प्रमुख बैंकिंग गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। DBS बैंक को देश में इसके संचालन सेवाओं जैसे कि नकद प्रबंधन, ट्रेड फाइनेंस एवं फॉरेन एक्सचेंज की मजबूती,
पूंजी बाजार व्यापार की सुविधा के आधार पर भारत का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय बैंक चुना गया है। आपको बता दें दोस्तों, डीबीएस बैंक वैसे सिंगापुर का एक बैंक है जिसकी भारत में स्थापना की गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को भारत के कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी यह चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। तो यहाँ से दोस्तों यह पॉइंट याद रखें कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू या किसी नुकीली चीज से आराम से काटा जा सकता है, तो वह है लिथियम। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती हैं। दोस्तों नजर डालेंगे कर्नाटक की तरफ, तो आपको बता दें कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है। दोस्तों कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक की सीमा देखें अगर दोस्तों, तो 6 राज्यों से स्थलीय तथा अरब सागर से इसकी तटीय सीमा बनाता है। और 6 राज्य कौन से हैं? तो गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, यह 6 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियां देखें तो कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलय प्रभा, शरावती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ पर अगर देखें वन्यजीव अभ्यारण्य, तो 12 वन्यजीव अभ्यारण्य कुल कर्नाटक में हैं। साथ ही कर्नाटक के अगर राष्ट्रीय उद्यान देखें तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। और दोस्तों याद रखें कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात या गोरसोप्पा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर ऊंची है, शरावती नदी पर कर्नाटक में ही स्थित है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, जोंग जलप्रपात 253 मीटर ऊंचा है, शरावती नदी पर स्थित है और राज्य पूछे तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों अब हम देखेंगे वनलाइनर करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आपको बता दें NCAER की पहली महिला निदेशक पूनम गुप्ता बनी। तो अगर आपसे पूछा जाए NCAER की पहली महिला निदेशक कौन बनी, तो पूनम गुप्ता बनी। याद रखें दोस्तों, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर एक्सिस बैंक बना। यह भी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखें कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर कौन बना है? एक्सिस बैंक बना है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण बांग्लादेश में किया गया। तो आपसे यह जरूर पूछा जा सकता है कि संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किस देश में किया गया। और मेनली अगर हम देखें तो बांग्लादेश और भारत में अगर कंपैरिजन करेंगे और आपको नेपाल भी ऑप्शन में दे दिया जाए, तो आप बांग्लादेश नहीं सोचेंगे, नेपाल या भारत में कंफ्यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पर यह हिंदू जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन आप याद रखें संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण बांग्लादेश में किया गया है। और लास्ट है दोस्तों आज का AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रदान किए। तो अगर आपसे पूछा जाए AICTE लीलावती पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों अभी तक हम 18 मिनट में 19 करंट अफेयर्स के साथ एक राज्य, एक दो देशों की डिटेल्स देख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो यहां तक पसंद आई होगी। आपका मैंने बीच में 1 सेकंड भी नहीं लिया है और पर सेकंड आपको नॉलेज दी है। तो अब मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा वीडियो के अंत में कि आप सब वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को कोने कोने तक फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप हमारी टीम से सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।